महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, आप सबने नाम सुना होगा। कुदरती तौर पर बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसके आसपास जो घाटियां हैं, पहाड़ हैं, वहाँ बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। तो इसी रत्नागिरी की रहने वाली एक 26 साल की लड़की पिछले महीने यानी अगस्त के महीने में अचानक अपने घर से गायब हो गई। और गायब कुछ यूं हुई कि वो अपने घर में ये बता कर गई थी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रही है और फिर थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आई। ये दिन था 17 अगस्त का। घर वाले बहुत परेशान हुए कि बेटी कहाँ चली गई। लड़की का नाम था भक्ति मायकर। तो भक्ति जब गायब हो गई, घर वाले परेशान हुए, उसके मोबाइल पर फ़ोन करने लगे, लेकिन फ़ोन जो है लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इस बीच एक दिन बाद यानी 18 अगस्त को भक्ति ने अपने भाई को अपने मोबाइल फ़ोन से एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में भक्ति ने ये लिखा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ पर भी हूँ सुरक्षित हूँ और मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगी। भक्ति का भाई जो अपनी बहन को ढूंढ रहा था वो निश्चिंत हो गया कि चलो बहन का मैसेज आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके बाद 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, ये 3-4 दिनों का वक्त गुजर गया। लेकिन इस बीच लगातार घर वाले जो है भक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो रही थी। मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वालों की चिंता थोड़ी बढ़ गई। उनको लगने लगा कि भाई ऐसा भी कहाँ गायब हो जाना कि मोबाइल फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लो और सिर्फ एक मैसेज भेज दो। भक्ति पर भी उनको थोड़ी झुंझलाहट हो रही थी, शिकायत हो रही थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मन में ऐसा ख्याल आ रहा था। तो खैर फिर उन लोगों ने यह तय किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति किसी मुसीबत में हो, हमें चलना चाहिए पुलिस के पास और रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो घर वाले 21 अगस्त को रत्नागिरी पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने ये पूरा सीक्वेंस बताया कि किस तरह से 17 तारीख को भक्ति घर से निकली थी, दोस्त के पास जाने की बात कहकर 18 को एक मैसेज भेजा और उसके बाद से अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने जब ये पूरा सीक्वेंस सुना तो उन्हें समझ में आया कि ये मामला जो है कहीं कैजुअली चले जाने का नहीं है। आज के ज़माने में कोई भी, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो इतना गैर जिम्मेदार आम तौर पर नहीं होता कि वो अपने घर वालों के टच में न रहे या इन्फॉर्म न करे। कहीं घूमने भी जाए तो भी वो कम से कम बताएगा तो ज़रूर, दिन भर में कुछ नहीं तो एक मैसेज या कोई चैट कुछ तो होगा, अगर कॉल ना भी करे तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पुलिस को मामला गंभीर लगने लगा और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। और छानबीन की शुरुआत पुलिस ने घर वालों से ही की। सबसे पहले घर वालों से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को किसी पर शक है, क्योंकि जिस तरह से डिसअपियरेंस हुआ है, गुमशुदगी हुई है, वो नॉर्मल नहीं लग रही। तो पुलिस के ये कहने पर घर वालों ने कहा कि देखिए हमारी जो बेटी है भक्ति, वो एक आदमी के साथ जो है रिलेशनशिप में है और वो एक बार का मालिक है। रत्नागिरी में ही एक बार है जिसका नाम है सायली बार। इस सायली बार के मालिक हैं दुर्वास पाटिल। उसके साथ भक्ति के बहुत अच्छे संबंध हैं और मोस्ट प्रोबेबली दोनों शायद आने वाले दिनों में शादी भी करने वाले हैं। तो भक्ति के घर वालों ने जब ये बात बताई तो पुलिस को एक लीड मिली, पुलिस को एक सुराग मिला। इसके बाद पुलिस जो है दुर्वास पाटिल तक पहुंचने की कोशिश करने लगी और उससे पहले पुलिस ने भक्ति ने जो मैसेज भेजा था घर वालों को 18 तारीख को कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भाई को भेजा था ना मैसेज, पुलिस ने उस मैसेज की पड़ताल करने की शुरुआत की कि मैसेज एग्जैक्टली भक्ति ने किस जगह से भेजा। तो पुलिस ने जब उस समय के मोबाइल टावर को ट्रैक किया, भक्ति के मोबाइल के टावर को, तो पता चला कि वो मोबाइल जो है दुर्वास पाटिल का जो बार है उसी बार में उसका लोकेशन 18 अगस्त को शो हो रहा था। अब पुलिस ने जो है दुर्वास पाटिल को पूछताछ के लिए बुलाया और कहा कि भाई भक्ति से आपकी लास्ट बातचीत कब हुई और कब मिले, क्योंकि वो गायब है, मिल नहीं रही है, घर वाले परेशान हैं। तो दुर्वास पाटिल ने कहा कि मेरी तो काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है और हम अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मेरी तो कोई संपर्क या कोई बातचीत नहीं हुई। अब जैसे ही उसने ये बात कही, पुलिस को समझ में आ गया कि दुर्वास झूठ बोल रहा है। उसके पीछे वजह ये थी कि भक्ति के मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो दुर्वास के बार में आखिरी बार नज़र आ रही थी और दुर्वास कह रहा था कि मैं तो कई दिनों से नहीं मिला हूँ। तो ये तो जिसे कहते हैं ना कोरा झूठ था और पुलिस वाले इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे। अब पुलिस ने क्या किया, दुर्वास के साथ सख्ती करने का फैसला किया और उसे हिरासत में ले लिया पूछताछ करने के लिए। लेकिन अभी दुर्वास से पुलिस पूछताछ करने ही वाली थी, तब तक रत्नागिरी पुलिस के पास एक और महिला पहुंची और इस महिला ने एसपी से मुलाकात की रत्नागिरी के और ये बताया कि उनका बेटा 6 जून 2024 से यानी पिछले साल से ही गायब है और उनका बेटा जो है उसका नाम है राकेश जंगम, 28 साल उम्र है और राकेश जो है वो सायली बार में ही काम करता था।
उस महिला का ये कहना था कि वो पहले भी पुलिस वालों से मिली थी और पुलिस वालों से उसने रिक्वेस्ट की थी ढूंढने की, लेकिन कोई हेडवे नहीं हो पाया, मतलब पता नहीं चल पाया उनके बेटे का। तो वो काफ़ी परेशान है। अभी वो नए सिरे से एसपी साहब से मिलने आई थी। तो एसपी ने राकेश जंगम की गुमशुदगी के सिलसिले में दुर्वास पाटिल से पूछताछ करने का हुक्म दिया। लेकिन इस बीच पुलिस को ये पता चला, और खासकर एसपी साहब को ये पता चला कि दुर्वास पाटिल तो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि एक लड़की की गुमशुदगी के सिलसिले में लोकल पुलिस ने उसे उठा रखा है। अब कहाँ तो भक्ति मायकर की गुमशुदगी के बारे में दुर्वास पाटिल से पूछताछ होनी थी, अब दुर्वास पाटिल का फॉर्मर एम्प्लॉय राकेश जंगम की गुमशुदगी के बारे में अब दुर्वास पाटिल से पूछताछ की जानी थी। यानी दो गुमशुदगी के मामले में एक आदमी से पूछताछ की जानी थी। मामला लगातार जो है वो पेचीदा हो रहा था और दुर्वास पाटिल पर शक की सुई लगातार टिक रही थी। ऐसे में पुलिस ने तय किया कि अब दुर्वास पाटिल के साथ थोड़ी सख्ती करनी होगी। इस बार जब पुलिस ने दुर्वास पाटिल से सख्ती की तो दुर्वास पाटिल ने जो खुलासा किया वो दहलाने वाला था। दुर्वास पाटिल ने भक्ति मायकर का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, और सिर्फ भक्ति मायकर के ही मर्डर की बात उसने नहीं मानी, बल्कि इसके साथ साथ उसने 2 और मर्डर करने की बात मानी। और इनमें एक राकेश जंगम था जिसकी वो हत्या कर चुका था, एक और आदमी था। यानी एक महिला की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही पुलिस जब मामले की तफ्तीश करते हुए आगे बढ़ने लगी तो एक नहीं 3 कत्ल का खुलासा हुआ। उसमें एक तो महिला के कत्ल का खुलासा हुआ ही, एक उस एम्प्लॉय का हो गया और एक और आदमी के कत्ल का खुलासा हुआ। अब सवाल ये है कि भाई ये जो दुर्वास पाटिल है ये इतने लोगों की हत्या क्यों कर रहा था और कैसे कर रहा था। तो पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन और जांच शुरू की, उसके बार में गई, बार के सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस ने कलेक्ट किए, तो पुलिस ने ये देखा कि 18 तारीख को जिस दिन भक्ति मायकर ने मैसेज भेजा था उस दिन रात को ये अपने बार में बहुत बिंदास डांस कर रहा था, और इसके खुद अपने बार में डांस वांस करने के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। जबकि इसके एक दिन पहले भक्ति मायकर जो इसकी क्लोज रिलेशन में थी वो लड़की गायब हो गई थी, और 18 तारीख को जाहिर है इसी ने वो फेक मैसेज भक्ति के मोबाइल फ़ोन से उसके घर वालों को, उसके भाई को भेजा था कि मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ, मैं आ जाऊँगी। और इसी दिन वो रात को बार में डांस कर रहा था। पुलिस ने पूछा कि भाई ये क्या मामला है, मतलब सीसीटीवी में तुम यहाँ डांस कर रहे हो, एक दिन पहले लड़की गायब हो गई, तुमने फेक मैसेज भेजा, अब तो तुम मर्डर की बात कबूल कर चुके हो, डांस का क्या राज है, मर्डर करने के बाद डांस। तो दुर्वास ने कहा हाँ साहब। बोला डांस मर्डर करने के बाद कैसे कर सकते हो, मतलब इस तरह की मानसिकता कैसे आती है। तो उसने कहा कि देखिए साहब, इससे पहले मैं 2 और लोगों की जान ले चुका हूँ और उसके बारे में मैंने अब आपको बता दिया है। भक्ति मेरे गले की हड्डी बन गई थी और मैं भक्ति से निजात पाना चाहता था। आखिरकार मैंने भक्ति को भी ठिकाने लगा दिया, और जब मैंने ठिकाने लगा दिया तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा रिलीव्ड महसूस कर रहा था, अपने आप को टेंशन फ्री फील कर रहा था, और इसीलिए भक्ति की हत्या करने के बाद 18 तारीख की रात को मैंने अपने बार में खूब डांस किया। तो पुलिस को लगा कि अब तो ये सारा सच कबूल रहा है, तो इससे और पूछताछ करनी होगी कि भाई भक्ति की हत्या क्यों की और बाकी राकेश की हत्या क्यों की, एक तीसरा आदमी जो था उसकी हत्या क्यों की। ये सारी बातें अब पुलिस जो है इससे पूछना चाहती थी। तो सबसे पहले भक्ति की हत्या के बारे में ही पूछा कि भाई भक्ति की हत्या क्यों कर दी। तो उसने कहा कि देखिए भक्ति के साथ मेरे रिलेशनशिप में ज़रूर था और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। मैं अपने ही कास्ट की किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था और इसलिए मैं भक्ति से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो मान नहीं रही थी, मुझे लगातार परेशान कर रही थी, तो मैं उसका कत्ल करना चाहता था और इसीलिए मैंने उसकी जान ले ली। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, अब राकेश की जो हत्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन तुम ये बताओ वो तीसरा आदमी कौन है जिसकी तुमने हत्या की और उस कत्ल के पीछे क्या वजह था। तो दुर्वास जो बार का मालिक था उसने कहा कि वो तीसरा जो आदमी है उसका नाम है सीताराम वीर, और सीताराम वीर की हत्या मैंने सबसे पहले की थी, राकेश जंगम से भी पहले। पुलिस ने पूछा कि भाई ये कौन था और इसकी हत्या क्यों की। उसने कहा कि सीताराम हमारे ही बार में काम करता था और हमारा एम्प्लॉय था, लेकिन सीताराम के संबंध जो है वो भक्ति के साथ उन दिनों बहुत क्लोज होने लगे थे और वो आपस में बहुत घुल मिल कर बातें करते थे, और ये बात मुझे नागवार गुजरती थी। असल में दुर्वास जो है वो भक्ति से पीछा छुड़ाना चाहता था। दुर्वास ने भक्ति का फ़ोन ब्लॉक कर दिया था, उससे बात नहीं कर रहा था। और ये जो सीताराम वीर है जो दुर्वास का एम्प्लॉय है वो दुर्वास का बड़ा क्लोज था और दोनों साथ में बैठकर जो है शराब पीते थे। ऐसे में भक्ति को भी इस बात की जानकारी थी क्योंकि भक्ति दुर्वास के क्लोज थी। तो भक्ति जब दुर्वास फ़ोन नहीं उठाता था तो वो सीताराम को फ़ोन करती थी और सीताराम को मैसेज करती थी। सीताराम उसके फ़ोन और मैसेजेस का जवाब दिया करता था, और ये बात जो है
वो दुर्वास को नागवार गुजरती थी। उसको ये लगता था कि मैंने भक्ति का नंबर ब्लॉक कर दिया है और मौके का फ़ायदा उठाकर सीताराम उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। मतलब इसमें देखिए कैसा एक मेल साइकोलॉजी है कि बंदा खुद तो उसके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो लड़की किसी और से बात कर रही है और बात भी इसलिए कर रही है कि उसी के बारे में पूछ रही है जो उसका लवर है, लेकिन उसके लवर को ये बात अच्छा नहीं लग रहा है कि वो मेरे रहते हुए किसी और से बात कर रही है। और इसी वजह से जब उसको ये लगने लगा कि सीताराम वीर उसका एम्प्लॉय होकर उसे क्रॉस करके भक्ति के पास क्लोज हो रहा है, उसने सीताराम वीर के कत्ल की प्लानिंग की। उसने सीताराम वीर को एक दिन जमकर शराब पिलाई। अपने बार के ऊपर में उसका एक कमरा है, उस कमरे में उसने सीताराम को बहुत बुरी तरह से पीटा, दारू पिलाकर, शराब पिलाकर, और इतना पीटा कि उसकी हालत बिगड़ गई। ये सब कुछ उसी बार में काम करने वाला राकेश जंगम जो है वो इन चीज़ों का चश्मदीद था, उसने ये सब कुछ देखा था। और सीताराम को बुरी तरह मारने पीटने के बाद उसने राकेश जंगम को ये जिम्मेदारी दी कि सीताराम को ले जाओ और इसे उसके घर तक छोड़ कर आओ और घर वालों को बताओ कि इसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है तो इसकी तबीयत खराब है, इसका ख्याल रखिए। तो रात को कोई एक्सटर्नल इंजरी तो बॉडी में थी नहीं, लेकिन उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। अगले दिन सुबह होते होते सीताराम वीर जो है वो स्वर्ग सिधार गया, उसकी मौत हो गई। और मौत की वजह क्या थी? बुरी तरह से शराब पिलाकर उसे पीटना। इसके बारे में खुद दुर्वास जिसने कत्ल किया उसे पता था और राकेश जंगम को पता था। सीताराम के घर वालों को पता ही नहीं चला कि सीताराम की मौत मारपीट की वजह से हुई। उन्हें यह लगा कि शायद ज़्यादा शराब पीने की वजह से सीताराम की जान चली गई। अगले दिन सुबह जब सीताराम की मौत हो गई तो दुर्वास और उसके पिता, ये जो है दुर्वास के पिता का नाम है दर्शन पाटिल, ये बाप बेटे सीताराम के घर पहुंचे, बड़ी हमदर्दी दिखाई कि अरे हमारे बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, ज़्यादा शराब पी ली, इतना तो पीना नहीं चाहिए, हम खुद भी नहीं पीते, ना किसी को पिलाते हैं, ये सब कहा। और उसके बाद कुछ रुपए पैसे दिए, सहानुभूति जताते हुए अंतिम संस्कार में मदद किया। तो घर वालों को ये शक ही नहीं हुआ कि उनका जो फैमिली मेंबर है सीताराम, उसकी हत्या खुद दुर्वास पाटिल जो उसके बार का मालिक है उसने की है। और उन्होंने सीताराम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। और ये पहला कत्ल था जिसका राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। एक चश्मदीद था राकेश जंगम। इस राकेश जंगम से जो है वो अब पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने राकेश जंगम को अच्छे खासे पैसे दिए और पैसा देने के बाद कहा कि तुम एक काम करो, तुम रत्नागिरी छोड़ दो, क्योंकि तुमने ये देखा है कि सीताराम की मौत क्यों और कैसे हुई, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पकड़ा जाऊँ, तो बढ़िया यह है कि तुम रत्नागिरी छोड़ दो। राकेश ने पैसे तो ले लिए, लेकिन दुर्वास की नज़रों से बचकर रत्नागिरी में ही रहने लगा। अब दुर्वास को जब इसके बारे में पता चला तो उसने एक दिन राकेश को बुलाया, और राकेश को बुलाने के बाद उसने बातों बातों में उसे जमकर शराब पिलाई, वही मोडस ऑपरेंडी। और शराब पिलाकर वो लेकर गया राकेश को अंबा घाट। रत्नागिरी के पास एक जंगली इलाका है और यहाँ बहुत घने जंगल हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। अंबा घाट लेकर गया और वहाँ ले जाकर फिर उसने शराब के नशे में ही राकेश की पहले हत्या की, और हत्या करने के बाद उसके शव को अंबा घाट के खाइयों में नीचे फेंक दिया और वहाँ से ये वापस चले आए। इस काम में उसकी मदद की नीलेश भिंगारदे नाम के एक और आदमी ने, जो दुर्वास का बहुत खासम खास था। इसके बाद इन्होंने जो तीसरा और आखिरी कत्ल किया वो कत्ल किया भक्ति मायकर का। और भक्ति मायकर की हत्या भी इन लोगों ने रत्नागिरी से दूर, वहाँ पर जो जगह है टाउन से दूर अंबा घाट, वहाँ ले जाकर की और उसकी लाश को भी खाई में फेंक दिया और वहाँ से वापस चले आए। तो एक के बाद एक ये लगातार कत्ल करता जा रहा था। बेसिकली ये एक खौफनाक सीरियल किलर है, अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 3 कत्ल करने के बाद किसी भी कातिल को सीरियल किलर का नाम दिया जाता है, और ये किस्तों में कत्ल कर रहा था। तो तीसरा कत्ल करने के बाद ये वापस इत्मीनान से रह रहा था और इसे लग रहा था कि भक्ति की गुमशुदगी के बारे में कभी इतनी सीरियस तफ्तीश नहीं होगी कि कोई उसके बारे में पता भी कर पाए, क्योंकि लाश तो कहाँ, वो खाई में फेंक आया है। लेकिन जब ये पकड़ा गया, इससे पूछताछ हुई, तो पुलिस इसे लेकर गई अंबा घाट में और बोला कि जहाँ पर तुमने 2 लाशें फेंकी हैं, राकेश जंगम की और भक्ति की, वो दोनों लाशें दिखाओ। इसने वो दोनों लोकेशन पर पुलिस को लेकर गया। वो लोकेशन बहुत ही दुरूह और दुर्गम जगह थे जहाँ पहुँचना मुश्किल था। पुलिस और ये सारे लोग नीचे खाई में उतरे, तकरीबन 40-50 मिनट का टाइम नीचे उतरने में ही लगा। और उतरने के बाद इनको भक्ति मायकर की सिर्फ खोपड़ी मिली, स्कल मिला, और बाकी राकेश जंगम की जो लाश थी उसका तो नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो तो पिछले साल जून के महीने में गायब हुआ था, उसका कत्ल तभी हो गया था। तो आप सोचिए, अब अगस्त का महीना है, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मतलब अगस्त के महीने में ये सब कुछ चल रहा था, अब तो खैर सितंबर का महीना है। तो
इतने दिनों के बाद उतने दुर्गम पहाड़ में कहाँ से ये लाश बरामद होती? जंगली जानवर, मौसम की मार, तो राकेश का तो कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह से पुलिस ने एक गुमशुदगी के मामले को पुलिस सॉल्व करना चाहती थी और एक एक करके जब पुलिस सॉल्व करती रही तो उसने एक एक करके तीन कत्ल के मामलों को सुलझा लिया। तो ये थी पूरी कहानी।